मेरे सभी विद्यार्थियों का ज्ञानलोक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। मानव रुधिर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कहता है सबसे पहला पॉइंट, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक। सबसे पहला पॉइंट, ऊतक यानी कि टिश्यू क्या चीज़ होता है। ऊतक का मतलब होता है कि जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके एक विशेष प्रकार के कार्य को करती हैं तो कोशिकाओं के उन समूह को ऊतक कहते हैं। यहाँ पर जो रक्त की कोशिकाएं हैं जिसमें से WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये सब मिल करके भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन पूरे शरीर में करते हैं, इसलिए यह एक ऊतक हो गया। संयोजी ऊतक का मतलब क्या है? संयोजी ऊतक का मतलब हो गया कि यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे फेफड़े से ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाते हैं और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक ले जाते हैं, लंग्स। फेफड़ा मतलब लंग्स। ठीक है, तो ये हो गया संयोजी। और तरल का मतलब क्या हो गया? ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे हमारे मसल्स, बोन्स, ये सब किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। लेकिन ब्लड हमारा किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। तो क्या हो गया? तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, फिर कहता है मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 7% होती है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका pH 7.4 है। क्षारीय, हमारे पास दो शब्द होते हैं, दो प्रकार के मैटर पदार्थ होते हैं। एक होता है एसिड यानी कि अम्ल और दूसरा होता है बेस यानी कि क्षार। तो अम्ल और क्षार को नापने के लिए एक स्केल होता है जिसको कहते हैं pH स्केल। ये 0 से लेकर के 14 तक होता है और बीच में 7 होता है। तो 7 जिसका pH होगा, जैसे हमारा पीने का पानी जो होता है उसका pH कितना होता है? 7 होता है। यानी कि जो पीने का पानी है वह उदासीन है, यानी कि जिसका pH 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन। 7 से कम अगर है तो क्या हो गया? एसिड हो गया। और 7 से ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया? बेस हो गया। तो हमारे ब्लड का जो pH है वो कितना दिया है? 7.4। 7.4 का मतलब हो गया कि स्लाइटली बेस, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, स्लाइटली बेस, बहुत हल्का सा क्षारीय होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त की मात्रा थोड़ी कम होती है। कितना? आधा लीटर। फिर कहता है रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो अगर हम एक बाउल यानी कि कटोरा ले लें और उसमें रक्त को डाल दें, अगर उसमें रक्त को हम डाल देते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि यहाँ पर थक्का यानी कि क्लॉट्स जम जाएंगे। ये ब्लड जो है जम जाएगा। ब्लड के जमने के बाद जो लिक्विड बचेगा उस लिक्विड को क्या कहते हैं? उस लिक्विड को कहते हैं प्लाज्मा। और ये जो क्लॉट्स जम गए हैं ये क्या है? ये है ब्लड सेल्स, जो कि RBC हो सकता है, WBC हो सकता है और प्लेटलेट्स हो सकता है। ठीक है, तो रक्त में दो पदार्थ हैं। पहला क्या है? जो उसका लिक्विड पोर्शन होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा उसका जो है सेल पोर्शन होता है, कोशिकाएं जो होती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये क्या होती हैं? रक्त की कणिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे रक्त में दो पोर्शन हो गए, एक हो गया प्लाज्मा और दूसरा हो गया उसके अंदर उपस्थित रक्त की कोशिकाएं, ब्लड सेल्स। तो अब प्लाज्मा में भी एक पदार्थ होता है फाइब्रिनोजेन। अगर फाइब्रिनोजेन को निकाल दें तो इस प्लाज्मा को प्लाज्मा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? सेरम या सीरम कहेंगे। ठीक है, तो कहता है रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिराणु। ठीक है, प्लाज्मा, तो प्लाज्मा जो है ये क्या है? लिक्विड मतलब वाटर है, मिनरल्स हैं, कुछ सॉल्ट्स हैं, कुछ जो है प्रोटीन्स हैं। इसमें कोई भी सेल नहीं है, मतलब यह ब्लड का निर्जीव भाग कहलाता है। और जो ब्लड सेल्स हैं RBC यानी कि रेड ब्लड
सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स और प्लेटलेट्स, ये क्या होती हैं? जीवित कोशिकाएं होती हैं। यानी कि जो प्लाज्मा होता है वो क्या है? निर्जीव पोर्शन है, और ये ब्लड की कणिकाएँ या ब्लड की कोशिकाएं क्या है? सजीव पोर्शन है। तो कहता है प्लाज्मा यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसका 90% भाग जल यानी कि वाटर होता है, 7% भाग प्रोटीन होता है, फिर थोड़ा सा साल्ट, लवण यानी कि साल्ट, और ग्लूकोज। ठीक है, और इसके बाद कुछ और भी पदार्थ होते हैं जिसका कोई ज़रूरत नहीं है। प्लाज्मा का काम क्या है? तो प्लाज्मा का काम यह है कि यह हमारे इंटेस्टाइन में पचे हुए भोज्य पदार्थों को, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और एमिनो एसिड यानी कि प्रोटीन, इन सभी पदार्थों को वहाँ से लेकर के शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचाते हैं, और एक कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन या परिसंचरण करते हैं। इसके बाद से अगला पॉइंट क्या है? सेरम। सेरम का मतलब क्या हो गया कि जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल देते हैं तब जो लिक्विड बचता है उसको क्या कहते हैं? सेरम कहते हैं। फिर उसके बाद से आता है ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। रेड ब्लड कार्पसल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं। पहला पॉइंट कहता है स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाएं उभयावतल होती है। उभयावतल का मतलब क्या हो गया कि अगर हम घर में रोटी बनते हुए देखें तो आटे की जो लोई होती है उसको गोल सा, ये गोल सा लोई है, अगर इसको बीच में दबा दिया जाए तो इसका शेप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये इधर से भी धंसा हुआ है और इधर से भी, तो यानी कि दोनों तरफ से धंसा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? उभयावतल। स्तनधारियों के लाल रक्त कण कैसे होते हैं? उभयावतल होते हैं, और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन 2 ऐसे स्तनधारी हैं जिसके लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। कौन कौन से हैं? तो वह है ऊँट और लामा। ऊँट और लामा ऐसे स्तनधारी हैं कि जिनकी लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, बाकी किसी भी स्तनधारी के लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। फिर कहता है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा या बोन मैरो। बोन मैरो क्या चीज़ होता है? तो शरीर की जो लंबी और मोटी हड्डी होती है उसके अंदर कुछ स्पंज की तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। उन्हीं स्पंज की तरह की संरचनाओं को बोन मैरो कहते हैं, और उसी में आरबीसी का निर्माण होता है। और जो आरबीसी बनता है वह नष्ट कहाँ होता है, यानी कि उसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो उसकी मृत्यु होती है शरीर के लिवर और स्प्लीन में, लिवर और प्लीहा में। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि जब बच्चा पेट में होता है, जब बच्चा पेट में होता है तब उसमें तो लंबी और मोटी हड्डी तो कोई होती नहीं है, तब उसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तब उसमें आरबीसी का निर्माण लिवर और स्प्लीन में होता है। जब बड़ा हो जाता है तब लीवर और स्प्लीन में आरबीसी का डेथ होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था यानी कि जब बच्चा पेट में है तब उसके आरबीसी का निर्माण लीवर और स्प्लीन में होता है। मतलब कि भ्रूण अवस्था में जहाँ पर आरबीसी और आरबीसी का निर्माण हो रहा है, वयस्क अवस्था में वहीं पर उनकी मृत्यु हो रही है। आरबीसी का जो लाइफ टाइम होता है कितना दिन होता है? 20 दिन से 120 दिन, यानी कि आरबीसी, जिस आरबीसी का निर्माण हुआ है वो कम से कम 20 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन ही जिंदा रह सकते हैं। उसके बाद से वो आरबीसी या तो लिवर में जाकर के डेथ हो जाएंगे या तो स्प्लीन में जाकर के डेथ हो जाएंगे, और उनकी जगह पर बोन मैरो से एक नया कोशिका का निर्माण होगा। अब कहता है कि आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। इसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में एक पोर्शन होता है हीम और दूसरा पोर्शन क्या होता है? ग्लोबिन। हीम जो है ये क्या होता है? हीम जो है ये लोहे का बना होता है, और ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। यानी कि हीम में क्या होता है? आयरन होता है, और इसमें ये क्या है? ये प्रोटीन है। और जो लाल रंग ब्लड का होता है वो किसके कारण होता है? वो आयरन की या हीम की वजह से होता है। और इसी हीम यानी कि आयरन में ही ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रक्रिया होती है। जब हमारा ये है हमारा लंग्स,
और ये है हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो है हार्ट है। तो ये हार्ट से जो ब्लड कहाँ भेजे जाते हैं? लंग्स में। तो जब लंग्स में ये जाते हैं तो ये क्या होते हैं? बहुत पतले पतले ब्लड वेसल्स में बढ़ जाते हैं और फिर इधर से जुड़ जाते हैं, और फिर इधर से ये कहाँ आते हैं? हार्ट में आते हैं। तो ये जो लंग्स में पहुँचते हैं, तो लंग्स में जाने के बाद क्या करते हैं? ये अपने अंदर से CO2 को लंग्स में डाल देते हैं और ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेते हैं, फिर हार्ट में आते हैं। फिर हार्ट इसको क्या करता है? शरीर के अलग अलग पार्ट में भेज देता है, और ये सब आगे जा कर के फिर एक मोटी सी नली बना करके फिर से हार्ट में आ जाते हैं। ये तो अभी बाद में हम बता देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम है लंग्स में जब जाता है तो वहाँ से ऑक्सीजन को इस हीम में जोड़ करके आगे की तरफ परिवहन कराने का काम करता है। यानी कि हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। प्लाज्मा का कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। इसमें दिया नहीं है, प्लाज्मा का परिवहन कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। और प्लाज्मा ही क्या करता है? अन्य भोज्य पदार्थों का भी परिवहन करता है। फिर कहता है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो लौह यौगिक होता है उसका नाम क्या है? हीमैटिन। हीम या हीमैटिन। फिर उसके बाद से कहता है आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम कौन करता है? ध्यान रखेंगे, प्लाज्मा करता है। हीमोग्लोबिन बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्लाज्मा करता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो मुख्य रूप से ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत कम, कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर परिवहन प्लाज्मा करता है। और अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो हमारे शरीर में जो बीमारी पैदा हो जाएगी उस बीमारी को क्या कहेंगे? एनीमिया, रक्तक्षीणता। सोते वक्त आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है। और अगर हम पहाड़ पर कोई व्यक्ति रहता है तो पहाड़, जैसा कि सब लोग जानते ही हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर पहाड़ की तरफ जाते हैं, पहाड़ पे ऊपर, वहाँ पर हवा की मात्रा कम हो जाती है। हवा की मात्रा कम होने का मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है तो शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन को परिवहन करने के लिए हमको ज़्यादा हीमोग्लोबिन की ज़रूरत पड़ेगी। पहाड़ पर रहने वाले व्यक्तियों के शरीर में नॉर्मली लगभग 30% हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है मैदान में रहने वालों की तुलना में। और उसके बाद से कहता है आरबीसी की संख्या किस मशीन से नापते हैं? तो हीमोसाइटोमीटर है। ये सब अंडरलाइन या हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। अब उसके बाद से कहता है श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में बताइए। तो श्वेत रक्त कणिकाएँ क्या होती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएँ, जैसे कि इसका आकार निश्चित होता है, आरबीसी का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन जो श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं उनकी आकृति निश्चित नहीं रहती हैं। उनकी आकृति क्या होती है? इस तरीके से बदलती रहती हैं। जैसे कि अमीबा होता है, अमीबा का आकार लगातार बदलता रहता है। तो WBC की आकृति क्या होती है? अमीबा की तरह होती है और यह लगातार बदलती रहती है। और WBC में केंद्रक होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ऊँट और लामा को छोड़ दिया जाए तो किसी भी स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन WBC के अंदर केंद्रक होता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका भी निर्माण बोन मैरो में होता है, साथ ही साथ लिम्फ नोड और कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी होता है। इसकी उम्र कितनी होती है? कितने दिन तक जिंदा रहता है? तो ये 2 से 4 दिन तक ही जिंदा रहता है। और WBC का जो डेथ होता है, आरबीसी का डेथ कहाँ होता है? लीवर और स्प्लीन में, लेकिन WBC का डेथ कहाँ होता है? वो ब्लड के अंदर ही हो जाता है। इसको कहीं स्पेसिफिक जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर कहता है कि इसका मुख्य कार्य क्या है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। रोगों के संक्रमण से बचाने का मतलब हो गया कि हमारे बगल में कोई बैठा हुआ है, उसको सर्दी जुकाम हुआ है, उसने छींका तो उसके शरीर के अंदर से जो बैक्टीरिया बाहर हवा में फैलेगी वो हमारे शरीर के अंदर आएगी। हमारे शरीर के जब अंदर आएगी तो वह बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आकर के अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देगा। तो जब बढ़ाना शुरू कर देगा तो हमको भी सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो उस बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है? उस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है WBC। यानी कि WBC हमारे ब्लड के अंदर जो है वो बाहर से आए हुए बैक्टीरिया को तुरंत मार करके खाना शुरू कर देता है। बैक्टीरिया भी अपनी संख्या बढ़ा रहा है लेकिन WBC उसको मारना शुरू कर देता है, और मतलब इतनी तेज़ी से मारता है कि सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और हमको बीमारी से मुक्ति मिल जाती है।
इसमें कहता है लिम्फोसाइट्स, एक विशेष प्रकार का जो है WBC है। लिम्फोसाइट्स शरीर की प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिका है। बाकी इसमें बहुत कुछ लिखा है, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद से कहता है WBC का सबसे अधिक भाग न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। और न्यूट्रोफिल्स कणिकाएँ क्या होती है? रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण, भक्षण मतलब खाती हैं। ठीक है। इसके बाद से अगला आता है रक्त बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स। 3 थे, RBC हो गया, WBC हो गया, अब क्या है लास्ट हमारा? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या है? यह जो प्लेटलेट्स होता है यह केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। RBC स्तनधारियों के अलावा पक्षी वर्ग में भी पाया जाता है, एम्फीबियन में भी पाया जाता है, रेप्टाइल्स में भी पाया जाता है, लेकिन जो प्लेटलेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्तनधारियों में ही पाया जाता है। ठीक है। मनुष्य भी स्तनधारी है और इसमें केंद्रक नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। RBC में भी केंद्रक नहीं होता है, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं होता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका भी निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। इसका जो लाइफ होता है वो कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन का होता है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? इसकी मृत्यु होती है स्प्लीन यानी कि प्लीहा में। ठीक है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? जैसे WBC का कुछ कार्य था शरीर को संक्रमण से बचाना, RBC का भी कुछ काम था ऑक्सीजन, भोज्य पदार्थ वगैरह का संवहन करना, नहीं ऑक्सीजन का संवहन करना और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। और प्लेटलेट्स का काम क्या है? तो प्लेटलेट्स का काम है रक्त का थक्का बनाना, यानी कि हमारा हाथ अगर कहीं कट गया है तो उस कटे हुए पोर्शन से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। तो हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि वहाँ पर क्या हो, एक पपड़ी जमा हो गई। वो पपड़ी यानी कि रक्त का थक्का बन जाता है, जिसके वजह से अब रक्त निकलना बंद हो जाता है। अगर वो रक्त का थक्का ना बने तो क्या होगा? रक्त का निकलना बंद नहीं होगा और हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी और रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। आज के लिए इतना ही।